नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। आज की इस कंप्लीट वन शॉट क्लास में हम बात करेंगे डीआई की, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन की। इसमें हम आपको पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, तालिका चार्ट, इन सब के कंप्लीट क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये एक सिंगल वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी रहेगी। यकीन मानिए, अगर आपने इस पूरी वीडियो को कंप्लीट अंत तक देख लिया, इसके अच्छे से नोट्स बना लिए, क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो डीआई का डर आपका खत्म हो जाएगा और आप हर एग्जाम के डीआई के क्वेश्चन शानदार तरीके से करके आओगे। ये वीडियो आपके हर एग्जाम को टारगेट करेगी, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, चाहे आप यूपी लेखपाल, यूपी पैट का पेपर देने जा रहे हो, रेलवे का कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर पुलिस का आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी, सभी एग्जाम को ये टारगेट करने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में डीआई से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। यूपी पैट में तो लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे यूपी लेखपाल में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल शानदार होने वाली है और आपका स्कोर जो है मैथ में हर परीक्षा के लिए बढ़ाने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरीके से ग्राफ और तालिकाएं सोल्व करनी है, काफ़ी अच्छे लेवल की ये पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो तालिका दी गई है। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त दे रखे हैं। सभी छूट अंकित मूल्य पर हैं और सभी लाभ क्रय मूल्य पर हैं। यानी कि जितने भी छूट हैं वे अंकित मूल्य पर होती हैं, तो अंकित मूल्य पर ही हैं छूट, और जितने भी लाभ हैं वे क्रय मूल्य पर ही हैं और क्रय मूल्य पर ही होते हैं। कई बार छूट और लाभ जो है ना लिख के दे देता है कि छूट जो है वो आपको क्रय मूल्य पे करनी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। लेकिन यहाँ पर लिख रखा है कि छूट अंकित मूल्य पर ही रहेगी और लाभ क्रय मूल्य पर ही रहेगा, और कुछ चीजें इसमें छुटी हुई हैं। जैसे कि एक बार चेक कर लेते हैं पूरी तालिका क्या है। जैसे हमें क्रय मूल्य दे रखा है 2500 रुपये, किसका? वस्तु यहाँ पर दे रखी है। देखिए, एक तो जीन्स है, एक शर्ट है, एक टी शर्ट है, एक सूट है और एक साड़ी है। तो 1 2 3 4 5 5 वस्तुएं हमें दे रखी हैं, और इन 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है, लाभ, अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य, ये सारी की सारी चीजें हमारी इस तालिका में दे रखी हैं। कुछ चीजें इसमें मिसिंग है तालिका में, हम देख लेंगे। जो जो चीजें अभी हमसे निकल पाएंगी वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि जींस का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 2500, और जींस का अंकित मूल्य कितना है, 3000। तो यहाँ से हम लाभ और छूट और ये विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, तो इनको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। शर्ट का हमें पता है सिर्फ लाभ प्रतिशत कितना है, 30%। टी शर्ट का हमें क्या पता है, टी शर्ट का हमें अंकित मूल्य पता है और छूट कितनी है, 14%। देखिए, अब हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 2875 रुपये, और इस पर कितने परसेंट की छूट है, 14% की छूट है। तो अगर मैं इस पर 14% की छूट निकाल देता हूं तो छूट कितनी बैठेगी, आपको ये कैलकुलेट कर लेनी है। और अंकित मूल्य में से छूट अगर मैं घटा दूं तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं निकाल कर देखता हूं, 14 की गुना करता हूं इसमें, 14 पंजे 70, हासिल लगे 7, 14 सत्ते कितना होता है, 98, 98 और 7 कितना हो जाएगा, 105, हासिल के लगे जाएंगे 10, 14 अट्ठे 112, 112 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 122, 122 का 2 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 12, और 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, 28 और 2 कितने जो हो जाएंगे, 30 और 10 40। तो ये हो जाएगा इतना, बटे में कितना बचेगा, 100। तो 100 से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ये हो जाएगा 402.50। ये आपकी क्या निकल कर आ गई, ये आपकी छूट निकल आ गई। छूट आ गई तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कि 2875 तो लिख रहा था उस पर, 402.50 की आपको क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। तो कितने की बिकेगी चीज, तो 0 की 0, 5 का 5, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4, 4 में से 2 जाकर बचेंगे 2, 7 जुगा तो आ जाएगा।
8 में से 4 जाकर 4 बचेंगे और ये कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ गया, 2472 रुपये 50 पैसे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2472 रुपये 50 पैसे। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी जो चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ इस तालिका में से पहले ही निकाल दूंगा, ताकि बाद में जब मैं क्वेश्चन करने बैठूं तो मेरे को चीज़ों पे ज़्यादा टाइम ना लगे, शुरू में ही टाइम लगा देता हूँ। देखिए फिर आगे ये कितना दे रखा है, सूट कितने रुपए का है, क्रय मूल्य तो है 2400 रुपये का, विक्रय मूल्य कितना है 2840 रुपये का। एक वस्तु का आपको क्रय मूल्य पता है 2400 रुपये और बेची कितने की, वो 2840 रुपये की। तो यहां से हम निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पहले देखो 2400 रुपये की खरीदी और कितने की बेच दी, 2840 रुपये की बेच दी, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 440 रुपये का लाभ हो गया। लाभ हमेशा कितने रुपए पर होता है, खरीदे गए मूल्य पर, यानी कि 2400 पर, गुना 100% का निशान, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 4 से अगर मैं इसको काट लूँ, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 110/6। ये कितना आ गया, 110/6। 110/6 अगर मैं इसको और काट लेता हूं तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 55/3% हम कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा और काट लेंगे तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 अठे 24 बचा 1, 18 सही 1/3% हम इसको कह सकते हैं। तो कितने प्रतिशत का लाभ है, 18 सही 1/3% का लाभ है, यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं इसकी साड़ी की। साड़ी पर 20% की तो लाभ है और अंकित मूल्य कितना है 3800। तो यहां से हम और कुछ नहीं निकाल पाएंगे साड़ी का, क्योंकि अंकित मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत। लाभ के लिए हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पता होना चाहिए था, तब हम एक चीज निकाल सकते थे, और छूट पता होती तो हम विक्रय मूल्य निकाल देते। तो छूट हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत पता है, तो इन दोनों से हम अभी भी कुछ चीज नहीं निकाल पाएंगे, यहीं पर इनको छोड़ देंगे। अब ये चीजें ऐसी थी जो मैं कुछ डाटा निकाल पाया हूं, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। क्या चीज थी एक बार बता देता हूं। टी शर्ट का मुझे अंकित मूल्य पता था, छूट पता थी, तो अंकित मूल्य पर छूट के बाद कितने रुपए की बेच दी, 2472 रुपये 50 पैसे की। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सूट की अगर बात करूं, सूट 2400 रुपये का खरीदा, 2840 का बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकाल दिया 18 सही 1/3%। ये चीजें मैंने पहले ही निकाल के रख ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दिया गया है, यदि जींस और साड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। जींस के और साड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात, एक तरफ जींस लिख देंगे, जींस और साड़ी, इनके क्रय मूल्य का जो अनुपात है, जींस और साड़ी के क्रय मूल्य का जो अनुपात है 4:5 है। क्लियर मेरी बात। देखिए अच्छे लेवल की सारणी पूछता है, अच्छे लेवल की तालिका पूछता है, सारी चीजें बेहतरीन लेवल की पूछता है, इसलिए बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, चीजों को ध्यान से समझते चलिए। जींस का क्रय मूल्य 4 है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है 5। अब हम देखते हैं इन दोनों में से हमें कौन सी चीज पता है। तो आप देखो, आप बोलोगे जींस का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 2500, साड़ी का मुझे पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जींस का हमारे पास कितना है 4, तो मैं कह सकता हूं कि 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 2500 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2500/4, 4 छिक 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट का मान 625 रुपये आ गया। तो साड़ी हमारी कितने यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 गुना 1 यूनिट का मान कितना आया है 625, इसकी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। तो यानी कि साड़ी का क्रय मूल्य हमारे पास कितने निकल कर आ गया 3125 रुपये। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 3125 रुपये आ गया। ठीक है जी। पूछा क्या है हमसे, साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत कितना है। अब छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो अंकित मूल्य पता होना चाहिए और एक विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। जब अंकित मूल्य भी पता होगा और विक्रय मूल्य भी, तो हम चेक कर लेंगे कितने रुपए लिखा था, कितने की बेची, तो छूट कितने की आई। ठीक है जी। हमारे पास चीजें क्या क्या हैं, हमारे पास साड़ी का अंकित मूल्य तो है, लेकिन साड़ी का विक्रय मूल्य अभी भी हमारे पास नहीं है। तो साड़ी का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। अब देखिए हमें एक चीज पता चल गई, इसके साड़ी का क्रय मूल्य है 3125
और लाभ कितना है 20%। तो 3125 रुपए पर 20% का लाभ लेके अगर मैं किसी चीज को बेचूंगा, तो देखिए मैं एक चीज अपने बच्चों को डायरेक्ट सिखाता हूं क्या, कि 20% का लाभ अगर किसी भी चीज का डायरेक्ट लाभ के बाद बेचना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे 20% का मतलब होता है 1/5 परसेंटेज अगर हटाएंगे तो, और लाभ की अगर बात है तो ऊपर वाली चीज जोड़ दो, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे रह जाएगा कितना 5। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप 3125 में 6/5 की क्या कर दो, डायरेक्ट गुना कर दो। देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 6 की गुना करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल लगेंगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37। तो कितना आ जाएगा, ये 3750 आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो साड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया, ये हो गया 3750। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, अब बस हमें ये निकालना है कि छूट प्रतिशत है कितनी। अब हम इसको मिटो देते हैं, अगर आपने इसका फोटो ले लिया हो तो आप फोटो ले लीजिए, ठीक है जी। तो मैं इसको मिटो देता हूं यहां से। अब देखिए, अब हमारे पास साड़ी की अगर बात करूं, तो अब हमारे पास साड़ी का अंकित मूल्य भी है, एमआरपी जिसे कहते हैं, और साड़ी का विक्रय मूल्य भी है। वो कितना है ये भी चेक कर लेंगे। अंकित मूल्य की बात करूं तो अंकित मूल्य 3800 रुपये हमें दे रखा था। विक्रय मूल्य कितना आया 3750। कितना आया है भाई 3750। यानी कि 3800 रुपये हमने किसी साड़ी पर लिख रखे थे, 50 रुपये कम करके हमने उसे बेच दी। तो रुपए कितने कम हुए, 50 रुपये की कमी हुई। छूट जो दी वो कितने की दी, 50 रुपये की। छूट हमेशा किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे। तो बटे में आ जाएगा अंकित मूल्य यानी कि 3800 गुना 100% का निशान। देखिए 2 जीरो से कट जाएगी 2 जीरो, कितना बचेगा 50/38 का निशान। ठीक है जी। अब ऑप्शन में हम अगर देखें तो कौन सा आंसर आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मारनी चलेगी, एक बार। तो आंसर जो है 1 दशमलव कुछ आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आंसर 1 दशमलव कुछ हो। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1.32 आंसर है, बाकी किसी में भी नहीं है। बाकी मैं करके भी दिखा देता हूं। देखिए जब हम 50 को भाग देंगे 38 से, उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो या फिर वो अभी नए नए हो, ठीक है जी। तो 38 ही कम 38, कितना बचेगा, 2 यहां से बच गया, 1 यहां से बच गया। उतारने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे। तो 38 की मारनी चलाएंगे तो 38 की मारनी कितनी बार चलेगी, 3 बार। 8 तिया 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो 1.3% के आसपास आंसर आएगा। वही मैंने आपको बताया था 1.32%। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन पूरी ही करनी पड़े, आप ऑप्शन पे भी नजर मारें। जैसे मैंने देखा कि 50 जो है वो 38 से एक बार ही पूरा का पूरा कटेगा, यानी कि 1 दशमलव कुछ आंसर आएगा। तो मैंने देखा ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, एक ही ऑप्शन ऐसा था तो मैंने आंसर लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे पहले क्वेश्चन को करने में इतना समय लगा है, तो बाकी क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे शुरू में आपको अपना फ्रेमवर्क तैयार करना है। कुछ चीजें आपको दे रखी होंगी, उनके आधार पर आपको बाकी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो शुरू में आप समय ले लें। इस एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर इन क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को करने में आपने 7 मिनट भी ले ली तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले इसका स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आगे के क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं चाहता तो बहुत आसानी से कर सकता था, मुझे ये वाली चीज निकालने की जरूरत नहीं थी, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा इस वाली चीज से ये वाली चीज निकालता, इस वाली चीज से ये वाली निकालता और डायरेक्ट मैं आपका आंसर लगा देता। करने का तरीका मेरा बहुत अलग होता, स्पीड से होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को आप नोट्स में उतारते चलें और खुद से करके देखें। अगर खुद से नहीं हुआ तब समस्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है। मैं तो यहाँ पर आपको समझा भी दूंगा, स्पीड से करने के तरीके भी बता दूंगा, लेकिन परीक्षा में तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चनों को लिखें, इनका फोटो लें और मेरे बाद इनको खुद करके देखें। अगर ये नहीं हो रहे हैं फिर दोबारा वीडियो को देखें क्या कमी रह गई है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए तालिका बिल्कुल वही है, तालिका वही है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सूट का क्रय मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। सूट का क्रय मूल्य कितना है पहले तो ये बताएं आप। सूट कहाँ है, ये रहा, और सूट का क्रय मूल्य कितना है 2400। सूट का क्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है जी 2400। फिर जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, जीन्स का अंकित मूल्य कहाँ लिखा हुआ है, जीन्स ये रही, और जीन्स का अंकित मूल्य ये रहा कितना 3000। ठीक है जी।
पूछा है कि इसका ये जो है सूट का जो क्रय मूल्य है ये इस अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। पहले ये देखेंगे ये कम है कितना, तो आप कहोगे देखो जी 600 कम है। किससे कम है? इससे 3000 से। तो बटे में 3000 गुना 100% का निशान। 2 जीरो से जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 5 से इसको काटेंगे 20 बार कटेगा, तो 20% कम आंसर आएगा। कितना कम है? 20% कम है। सूट जो है, सूट का क्रय मूल्य जींस के अंकित मूल्य से 20% क्या है? कम है। आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक है। अब जी क्या पूछा गया है? जींस का अंकित मूल्य शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक है। देखो शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक कौन है? जींस का अंकित मूल्य यानी कि जींस का एमआरपी। ठीक है जी। ये हो गया शर्ट का क्रय मूल्य। शर्ट के क्रय मूल्य में 420 जोड़ दो तो जींस का अंकित मूल्य आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज है, क्या चीज हमें निकालनी पड़ेगी। हमें पता है हमारे पास जींस का अंकित मूल्य कितना है? 3000। तो शर्ट का क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से शर्ट का क्रय मूल्य निकल जाएगा। जींस का अंकित मूल्य 3000 है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3000 माइनस 420, तो कितना आ जाएगा? 80। तो ये बचेगा, 9 में से 5 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 2। कितना आ जाएगा? 2580। तो हमारे पास निकल कर आ गया शर्ट का क्रय मूल्य। शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? 2580 आ गया। ठीक है जी। आगे क्या आ गया है? शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है? 750 है। शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि हमें शर्ट की सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। शर्ट का हमारे पास क्या आ गया? शर्ट का क्रय मूल्य आ गया। लाभ हमें दे रखा है कितना? 30% लाभ है। अब एक बात बताओ, 2580 रुपए की चीज है, 30% का लाभ है, तो लाभ होगा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, तो लाभ आ जाएगा 8 तिया 24, हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 16 17, हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो लाभ जो है वो लाभ कितना आ गया? लाभ आ गया 744 रुपए का। अगर लाभ 744 रुपए का है तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। 2580 रुपए की शर्ट खरीदी, 744 रुपए का लाभ ले लिया, तो कितने की बिकेगी? 4, 8 7 15, हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13, हासिल लगा 1 3। तो कितने रुपए की बिकी? 3354 रुपए की शर्ट बिकेगी। कितने की बिकेगी? 3354 रुपए की शर्ट बिकेगी। हमसे क्या कहा है कि यदि शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 750। क्या कहा है कि शर्ट के अंकित मूल्य एमआरपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 750 रुपए है। ये दे रखा है, यही दे रखा है ना। शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है। अब शर्ट का अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य अभी निकालता है 3354, और ये बराबर किसके है? 750 के। इसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो शर्ट का अंकित मूल्य एमआरपी जो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 750 प्लस 3354। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1, तो कितना आ गया? 4104। शर्ट का अंकित मूल्य कितना आ गया? ये आ गया 4104। अब अंकित मूल्य मुझे पता है, विक्रय मूल्य पता है, छूट का प्रतिशत पूछा है। छूट का प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो ऊपर तो आ जाएगी छूट और बटे में आ जाएगा अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर तो आ जाएगी छूट। देखिए 4104 में से 3354 घटाएंगे तो कितना आएगा? 750, क्योंकि लिख के दे रखा है क्या कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 750। तो जब छूट निकालेंगे कि 4104 रुपए किसी चीज पर लिखा हुआ था, बेच कितने की दी? 3354 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का अंतर आया कि बेच दी 750 रुपए कम में, और अंकित मूल्य है कितना? अंकित मूल्य है जी 4104 रुपए, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर लगाने की बारी है। आंसर इसका कैसे हम लगा पाएंगे? 2 से काट सकते हैं इसको, और कहीं से काट सकते हैं।
4 से भी हम इसको काट सकते हैं। 4 से अगर मैं इसको काट लूँ तो 4 एकम 4, फिर इन दोनों पे महारनी चलेगी, 4 दूनी 8 और 4 छीक 24, और 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको काट देता हूँ, किससे कटेगा, 3 से काट के देख लेता हूँ। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ गया इतना। देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 625, एक जीरो पीछे से लगा देंगे और बटे में कितना आ गया, 342। ठीक है। अब महारनी कितनी बार चलेगी ये चीज चेक करने वाली है। 342 से हमें इसे भाग देना है। चाहो तो एक बार और काट लो 2 से, या फिर डायरेक्ट भाग दे देते हैं कि 6250 को किससे भाग देना है, 342 से भाग देना है। तो 42 दूनी 84, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार महारनी चलेगी। तो 342, 5 में से 2 जाकर कितने बचेंगे, 3, इधर से एक महारनी चलाएंगे तो 8, और यहाँ से कितना बचेगा, 2, और एक जीरो उतार लेंगे। अब महारनी कितनी बार चलेगी, 7 बार महारनी चलनी चाहिए, क्योंकि 8 तिया 24, 8 बार महारनी चलनी चाहिए। 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगी, 9 तिया 27 हो जाएगा, तो ज़्यादा पड़ जाएगी, 8 बार महारनी चलेगी। तो इसका जो आंसर है वो 18 दशमलव कुछ आपका रहने वाला है, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, ये दे रखा है 18.27। देखिए 2 बार महारनी चली नहीं, ये गलत हो गया, 2 बार महारनी चली नहीं, ये गलत हो गया। मुझे आंसर लगाना है इसमें से या इसमें से। अब इसमें एक बार महारनी चली, यहाँ भी एक बार। अब यहाँ पर 8 बार महारनी चलेगी, 9 बार नहीं चलेगी, तो इसलिए मेरा आंसर जो है ये कितना हो जाएगा, 18.27। आगे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन में मैंने देखा कि कौन सा आंसर हो सकता है, उसी तरीके से आंसर मैंने लगा दिया। बिल्कुल बेसिक से और आराम आराम से सिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। जहाँ भी कहीं डाउट हो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ पर की है। तो सबसे पहले हमें शर्ट का क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य निकालने के बाद हमने लाभ दे रखा था 30%, 30% का लाभ लेके विक्रय मूल्य निकाला। और विक्रय मूल्य निकालने के बाद हमें दे रखा था अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 750 है, तो इसका मतलब है ये कितना आ गया, अंकित मूल्य आ गया 4104 रुपये। ये सारी चीज आ गई। चाहे तो हम क्वेश्चन के साथ साथ निकाल लें ये चीजें जब क्वेश्चन में देगा, या कुछ चीजें जो हम पहले निकाल सकते हैं वो पहले भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाली हुई है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है जी, ये आपसे पूछा गया है। सूट का छूट प्रतिशत, ठीक है जी, सूट की अगर बात करूं, सूट का छूट प्रतिशत बराबर है लाभ प्रतिशत के, सूट के लाभ प्रतिशत के बराबर है। ठीक है नहीं, ये चीज आपको दे रखी है। यानी कि अगर ये 8% है तो ये भी कितना है, 8% है। इनका मान दोनों का क्या है, बराबर है, लाभ परसेंट का भी और छूट परसेंट का भी। अंकित मूल्य आपसे पूछा है। सूट की अगर बात करूं तो सूट कितने रुपए का है, 2400 रुपए का। बेचा कितने का है, 2840 रुपए का। देखिए जो चीज हमने पहले निकाली थी वो चीज यहां पर काम करेगी। क्या, मैंने आपको सबसे पहले सबसे शुरू में क्वेश्चन में सिखाया था क्या, कि सूट का हमने लाभ परसेंट निकाला था कितना, 18 सही 1/3%। इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे। देखिए वो समय हमारा यहां बचेगा। देखिए सूट का लाभ परसेंट कितना आ गया, 18 सही 1/3% आ गया। और उसने कहा है कि लाभ परसेंट की अगर बात करें, अगर ये 18 सही 1/3% है तो छूट भी कितनी होगी, 18 सही 1/3% ही होगी। ये आपस में बराबर है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि छूट भी कितनी है, 18 सही 1/3% ही है। पूछा क्या है कि अनुमानित अंकित मूल्य कितना होगा, अनुमानित अंकित मूल्य कितना होगा। अब हमें पता है कि अंकित मूल्य पर छूट देते हैं और उसके बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य। तो इस चीज को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या, कि एमआरपी पर हम छूट देते हैं और छूट के बाद हमारा क्या आता है, विक्रय मूल्य, छूट देने के बाद। तो एमआरपी हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन छूट पता है 18 सही 1/3%। 18 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 54 और 1 55, 55/3%। अगर परसेंटेज हटा देंगे बटे में 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 55/300 आ जाएगा।
अब हमें क्या देनी है, छूट देनी है। छूट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की चीज घटानी पड़ेगी। तो 300 में से 50 जाएंगे तो 250 बचेंगे, 250 में से 5 घटाएंगे तो 245/300। यानी कि छूट के बाद हमें किस चीज की गुना करनी पड़ेगी। अगर मैं एमआरपी में 245/300 की गुना कर देता हूं तो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य के। छूट का मतलब होता है हमेशा घटाना। ठीक है, आप सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है परसेंटेज को सोल्व करें, परसेंटेज हटाएं, और हटाने के बाद अगर छूट दे रखी है तो घटा दें, लाभ दे रखा है तो आप ऊपर की चीज में जोड़ दें, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाके आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो एमआरपी का 245/300 निकाल देंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमको, विक्रय मूल्य कहाँ है हमारा, बात किसकी हो रही थी, सूट की। तो सूट का विक्रय मूल्य 2840 रुपए है, 2840 यहाँ रख देंगे। तो यहां से आपका एमआरपी जो है वो कितना आ जाएगा, ये 2840 तो यहाँ इधर रह जाएगा। जब गुना का निशान होता है, जब बराबर से चीजें उधर जाती हैं तो 300 ऊपर चला जाता है और 245 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। अब इसको काट लेते हैं। देखिए 5 से अगर मैं काट लूं तो 5 चौक 20, 5 नम 45 और 5 छंग 30, तो कितना आ जाएगा 60। अगर मैं इसको 7 से काट के देखता हूं तो कटेगा क्या, 7 चौक 28, नहीं कटेगा। तो फिर गुना करनी पड़ेगी, गुना करके भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले गुना कर लेते हैं, 0 0, 2 0 थी, 2 0 आ गई, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 8 छिंग 48 और 2 50 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17 बटे 49। अब 49 से हमको इसको भाग देना है। 49 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार मारनी चलेगी और कितना आंसर आएगा, लगभग ये चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे कि कितना आ सकता है। 49 से कितनी बार मारनी चल सकती है, 3 बार मारनी चलनी चाहिए। 9 तिया 27 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 13 14, तो 3 बार मारनी चलेगी। तो आंसर जो भी होगा वो 3 से शुरू होगा। ऑप्शन में 3 से आंसर 2 दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो हमें इसके दूसरे डिजिट तक काम करना पड़ेगा। काम करके देखते हैं। 10 में से 7 गए 3 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, उतार लिया 4। अब देखते हैं कितनी बार मारनी चलने वाली है। 6 चौक 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार मारनी चला के देखते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, ये भी ज्यादा हो गया। तो महारनी जो है वो कितनी बार चलेगी, महारनी चलेगी 4 बार। तो आंसर जो आएगा वो 34 से शुरू होगा। कौन सा ऑप्शन है जो 34 से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर सही होने वाला है। पूरी कैलकुलेशन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पूरी कैलकुलेशन करने में मेरा और समय लगेगा, इसलिए मुझे समय से बचाना है, ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है, मैंने देखा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 34 से शुरू हो रहा है, यही मेरा आंसर सही हो गया। अगर मेरा पहले ही आंसर में एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 3 से शुरू होता मैं वही आंसर लगा देता। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या चीज सीखी, सबसे पहले उसने दे रखा था कि सूट का छूट प्रतिशत सूट के लाभ परसेंट के बराबर है। अब हमने पहले समय दे रखा था सूट पे, हम शुरू में ही निकाल के आ चुके थे सबसे पहले क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत कितना है, वो 18/1/3% आया था। तो मेरे को पता चल गया सूट का लाभ परसेंट कितना है, 18/1/3%, और सूट का छूट परसेंट भी कितना होगा, 18/1/3% हो जाएगा। ठीक है जी। तो छूट परसेंट भी पता है, लाभ परसेंट भी पता है। अब मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पता है, अंकित मूल्य पर छूट घटा दें तो कितना बचता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। अंकित मूल्य में से छूट घटा दो, कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब छूट का प्रतिशत पता था मेरे को कितना, 18/1/3%। मैंने इसको खोल दिया, 18 की 3 में गुना करिए, 18 54 और 1 55, 55 ऊपर हो गया, 3 नीचे, प्रतिशत का निशान। अब मुझे पता है परसेंटेज हटती है तो बटे में 2 जीरो आ जाती है, बटे में आ गया 300, तो ये हो गया 55/300। अब 300 में से मेरे को 55 घटाना पड़ेगा, क्योंकि छूट की बात हो रही है, छूट की बात हो या हानि की बात हो हमेशा घटाना है। ठीक है जी। तो 300 में से 55 गया, 245/300। अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य में डायरेक्ट 245/300 की गुना करनी है और विक्रय मूल्य के बराबर रख देना है। मैंने ऐसे ही किया और कैलकुलेशन की तो कितना आ गया, ये आ गया, और इसको मैंने भाग दिया तो मेरा आंसर जो है वो कितने शुरू हो गया, 34 से। तो जो भी मेरा आंसर रहा होगा अंकित मूल्य वो कितना रहा होगा, 3478 रुपये रहा होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है तो टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य कितना होगा। टी शर्ट की अगर बात करूं, टी शर्ट का मुझे क्या दे रखा है, टी शर्ट की बात करें, टी शर्ट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात, और लाभ प्रतिशत का क्या है, अनुमान। टी शर्ट कहाँ है, टी शर्ट ये रही, टी शर्ट का छूट परसेंट मेरे को कितना पता है, 14%।
और हमें यहाँ से दे रखे हैं 7:5। ठीक है जी। और मुझे क्या पता है, टी शर्ट का छूट पता है कितना है, 14%। तो टी शर्ट का छूट पता है, तो यहाँ पर कितना है, 7 है। तो 7 यूनिट का मान किसके बराबर रख दूंगा मैं, 14% के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2% आ जाएगा। तो लाभ कितना होगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 गुना 1 यूनिट का मान जो आया है उसकी सिंपल सी गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10% आ जाएगा। तो लाभ जो है, लाभ ये कितना है आपका, 10% है। ठीक है जी। तो क्या पूछा है, टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य कितना है। टी शर्ट कहाँ गई भाई, टी शर्ट का हमें अंकित मूल्य पता है। ठीक है जी, अंकित मूल्य पता है। अंकित मूल्य पर छूट दो, छूट के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य से फिर क्या निकाल दो आप, क्रय मूल्य निकाल दो। ठीक है जी। अब निकालते हैं, देखिए 2875 रुपए की है। शायद ये तो हमने निकाला हुआ है ना, पीछे हमने निकाला था सबसे शुरू में, उसका हम बेनिफिट ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कितना आया था, 2472 रुपये 50 पैसे आया था। हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अब। तो ये कितना आया था, 2400, यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना, 2472 रुपये 50 पैसे आया था। अब मुझे इससे क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या पता है मेरे को, लाभ प्रतिशत पता है। अब मुझे पता है क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत अगर निकाल दूं मैं, तो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य के। और लाभ कितना है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि जब परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, और बटे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, कितना आएगा, 1/10। लाभ है तो जोड़ देंगे, तो यानी कि 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 11/10। यानी कि आपको क्रय मूल्य में 11/10 की गुना करनी है, और विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 2472 रुपये 50 पैसे। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 की तो गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2472 रुपये 50 पैसे बटे 100 बटे 11। गुना हो जाएगी इसमें 10 की, 10 के ऊपर गुना हो जाएगी, 11 बटे में आ जाएगा। जब 10 की गुना हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2472, और ये आ जाएगा, इसकी गुना होगी तो ये हो जाएगा 5, और बटे में आ जाएगा 11। 11 से को इसको इससे भाग देंगे तो 11 दूनी 22, बचेगा 2, 11 दूनी 22। ऐसा ऑप्शन जो 22 से शुरू हो रहा हो वही आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे 5, 11 चौक 44। तो आंसर आ जाएगा 224। 224 इसमें दिखाई दे रहा है, यही मेरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 से 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करें, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। सबसे पहले मुझे छूट और लाभ का अनुपात दे रखा था, लेकिन मुझे पता है छूट कितनी है, छूट वास्तव में कितनी है, 14%। इसका मतलब है 7 यूनिट जो है ये 14% के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई है, 2% के। तो इसी तरीके से लाभ कितना दे रखा था, लाभ था 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकाला, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 10%। यानी कि लाभ जो है वो वास्तव में कितना है, 10%। अगर छूट 14% है तो लाभ कितना है, 10% है। अब मेरे को निकालना था टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य कितना होगा, ये मेरे को निकालना था। तो क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य पता होना चाहिए और लाभ पता होना चाहिए, तभी हमारा क्रय मूल्य निकल सकता है। लाभ मुझे पता चल गया, तो क्रय मूल्य पर लाभ निकाल लें, किसके बराबर रख दें, विक्रय मूल्य के। तो लाभ को हमने तोड़ा, परसेंटेज को तोड़ा, 1/10 आया। लाभ है तो हमेशा जोड़ेंगे, तो 10 में ऊपर वाली चीज जोड़ेंगे, 11, 11/10। तो क्रय मूल्य में डायरेक्ट 11/10 की गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमने शुरू में ही निकाल दिया था, जब हमने शुरू में टाइम लिया था, इसीलिए लिया था ताकि चीजों का बाद में इस्तेमाल कर सके। वहां टाइम लिया था, यहाँ टाइम बच गया हमारा। तो क्रय मूल्य का 11/10 बराबर इसके, तो बराबर से उधर चीजें जाती हैं, तो जो बटे की चीज है वो ऊपर चली जाती है, नीचे की चीज बटे में आ जाती है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसकी दशमलव हटेगी तो बटे में कितने अंक बाद दशमलव, बटे में 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो आंसर फिर भी यही बचेगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 से शुरू होने वाला आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थी पहली तालिका, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाए, और कोशिश की कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक ना करें क्वेश्चन को करने में। एडवांस लेवल पर कुछ चीज़ें कैलकुलेशन में आसान की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ वे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में कर सकता हूँ। यहाँ जैसे हर चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कि मुझे पता है 7 का मान कितना है, 14, 7 दूनी 14, तो 5 का मान आ जाएगा 10। ये चीज़ मैं डायरेक्ट लिखता, और जब मैं डायरेक्ट लिखता तो मैं सीधा लिखता 2472 रुपये 50 पैसे
गुना 10% को तोड़ता उल्टा कर देता 10/11, 11 से यहाँ से भाग देता तो डायरेक्ट मैं आपका आंसर लगा देता, सिर्फ एक लाइन में आंसर लगा देता, क्योंकि मेरे को पता है चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे होनी है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आप इन वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद अपने नोट्स में लिखेंगे, समझेंगे, करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से आई। अगर एक भी चीज़ मैंने मिस कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हुआ है। अगर आप इन तालिका ग्राफ चार्ट को करना सीख लेते हैं तो हर एग्जाम के लिए आपको तालिका और ग्राफ चार्ट परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले तालिका को पढ़ लेते हैं, क्या तालिका दे रखी है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका वित्त पोषण रुपए में दिखाया गया है। वर्ष दे रखे हैं 2015-16, 16-17, 17-18, 19-20, 20-21 और 20-21 तक ये दे रखे हैं, ठीक है जी। वर्षों का कार्यक्रम इस तरीके से दे रखा है। बात करें वित्तीय घाटे की तो 2015-16 में वित्तीय घाटा 68,800 रुपये का रहा, 2016 में 71,350 का रहा और इसी तरीके से आगे रहा। फिर बाजार में जो उधार पड़ा हुआ है उसका क्रम में ऐसे दे रखा है, अन्य देनदारी भी ऐसे दे रखी है और बजट का घाटा भी इस तरीके से दे रखा है। ये सारे के सारा डाटा हमें दे रखा है 2015-16 से लेकर 2020-21 तक का। इस सारे डाटा को हमको यूज करना है और हमें अपने सवालों के उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन है कि वित्तीय घाटे के सापेक्ष में अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष सबसे अधिक रहा। देखिए, वित्तीय घाटे का सापेक्ष लेना है, यानी कि वित्तीय घाटे को तो आपको लेना है बटे में, ठीक है, और अन्य देनदारियों का पूछा है प्रतिशत, तो अन्य देनदारियों को रखेंगे ऊपर और गुना 100% का निशान लगा देंगे। अब एक तरीका तो क्या दे रखा है कि पूरे के पूरे 6 का आप निकालें, उनमें से जिसका सबसे अधिक होगा उसका आंसर दे दें। या फिर दूसरी स्मार्ट अप्रोच आपकी क्या करनी है, जो आपको करनी है पेपर में, क्या कि आपके पास ऑप्शन तो 4 है, तो क्यों ना इन चारों का ही चेक कर लें, पूरे 5 का चेक क्यों करें हम, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2017-18 का। देखिए 17-18 की अगर बात करूं तो 17-18 की लाइन ये दे रखी है, इसमें अन्य देनदारी को ऊपर रखना है। अन्य देनदारी है 41,460, 41,660 और बटे में क्या रखना है, वित्तीय घाटा यानी कि 77,845, बटे में रखना है 77,845 और गुना 100% का निशान। ये आपकी कैलकुलेशन होने वाली है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि हमने गुना भाग तो हमें करना आता है, सारी कैलकुलेशन हमें करनी आती है, लेकिन समस्या क्या कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में कैसे करें, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में करने बैठ गए तो इस क्वेश्चन के भरोसे रह जाओगे आप। तो यहाँ पर आपको लगभग में काम करना है। एग्जामिनर यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन चेक नहीं करवाना चाहता, उसने क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन दिया गया है कि अगर आप थोड़ा सा लमसम में सोचें, लगभग में सोचें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 7 से आप इसको भाग देंगे तो लगभग महारनी कितनी बार चलेगी, तो आप कहोगे देखो 7×6 = 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो महारनी कितनी बार चलेगी, 5 बार। तो आप अंदाजे से लिख सकते हो कि महारनी जो है वो लगभग 5 बार महारनी चलेगी। बस यहीं तक आप छोड़ दीजिए, लगभग कितनी बार चलेगी, लगभग 5 बार महारनी चलेगी। अगले वाले पर चलते हैं। अगले वाला दे रखा है 2015-16, 15-16 ये रहा। 15-16 में कितना है, 43,940 और ये दे रखा है 68,800। ये कितना है जी, 68,800। तो गुना 100% का निशान आप लगाएंगे। तो देखिए महारनी कितनी बार चलेगी, आप कहोगे 6×7=42, लेकिन देखिए 6×7=42 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये चलेगी 6×6=36, लगभग 6 बार महारनी चलेगी। थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कैसे ज़्यादा हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप 68,800 की गुना 7 बार चलाएंगे तो देखिए 700 700 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, 6×7=42 और 5 हासिल के 42 और 5 कितने हो जाएंगे, देखिए 47, तो ये 476 हो जाएगा। ये कितना है, 439 है। तो इसलिए महारनी जो है वो कितनी बार चलेगी, महारनी लगभग 6 बार चलेगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखिए बटे में बड़ी संख्या दे रखी है, इसके आगे 8 दे रखा है, तो मुझे पता था कि जब मैं गुना करूंगा तो 6 की 8 में गुना करूंगा तो 8×6=48 आएगा और 4 हासिल के चले जाएंगे। तो 36 और 6 42, तो उसी में ज़्यादा हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो 7×6=42, 42 में 4 हासिल के जोड़ दूंगा तो 46 हो जाएगा, ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो इन दोनों में गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं कि देखो अगर 68 में भी मैं 7 की गुना कर देता तो 8 7 56 का 6 हासिल कितने लग जाते, 5, और 7×6=42 और 5 कितना हो जाता, 47 हो जाता। मामला मेरा यहीं पर क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता चल गया था कि महारनी मेरे को किस पे चलानी पड़ेगी, लगभग 6 बार। तो ये महारनी 5 बार चली, ये लगभग
6 बार चली। अब मुद्दे की बात क्या आती है, बात करते हैं 2018-19 की। 18-19 की अगर बात करूँ तो कितना है, 67,630, 67,360, और इसके बटे में हमें कितना लेना है, 99,050, 99,050। अगर आप देख पा रहे होंगे 9 सते 63, 9 सते 63, महारनी लगभग कितनी बार चलेगी, महारनी लगभग चलेगी 7 बार। ठीक है जी। अगर बात करें 20-21 की, और 20-21 की अगर बात करें तो इसका कितना है, 32,750, और इसके बटे में कितना ले सकते हैं, 80,065। तो ये तो 8 चौक 32, लगभग 4 बार मारनी चलेगी, 4 बार भी नहीं चलेगी, लगभग 3 बार मारनी चलेगी इसमें। लगभग कितनी बार मारनी चलेगी, लगभग 3 बार, या 8 बार भी चल जाएगी, क्योंकि 0-0 दे रखी हैं बीच में। ठीक है, माफ कीजिए, कितनी बार चल जाएगी, 4 बार मारनी चल जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा आंसर मेरे को कहाँ देखने को मिला, सबसे बड़ा आंसर मेरे को दिखने को मिला यहाँ पे, देखने को मिला यहाँ पे। और ये कौन सा सन था, जब इसकी बात करें तो 30 है नंबर, यानी कि 2018-19। तो 2018-19 में प्रतिशत सबसे बड़ा आएगा, यही आपका आंसर खत्म। देखिए, आप पूरी कैलकुलेशन करते तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कई बार आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से और कर सकते हैं। क्या, जैसे देखिए ये 1 के बाद कितना लिखा है, 6, तो हम इसको 42 मान सकते हैं। हम इसको मोटा मोटा 42,000 मान लेंगे, इसको मोटा मोटा 78,000 मान लेंगे। ठीक है जी। तो 42 से 78 को भाग देकर देखेंगे कितनी बार मारनी जा रही है, तो भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 7×6 42 तो नहीं चलेगी, 7×5 35, लगभग 5 बार मारनी चलेगी, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इसको 44 मान सकते हैं, इसको 69 मान सकते हैं, 69 मान लो या 70 मान लो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 6 सत्ते 42, 7 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये है, देखिए तो लगभग 6 बार मारनी चलाएंगे। इस तरीके से आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो काम करने के तरीके सीखिए, नए नए तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठे हैं और बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं जैसे एक नौसिखिया बच्चा मानता है। ठीक है, नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है। कितने वर्ष ऐसे हैं जिनके लिए वित्तीय घाटा, अगर मैं यहां वित्तीय घाटा लेता हूं, वित्तीय घाटा, माफ कीजिएगा, वित्तीय घाटा और बाजार उधार, इनका जो अनुपात है वो 2 से अधिक होना चाहिए। यानी कि वित्तीय घाटा जो है बाजार उधार से 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 से बड़ा होना चाहिए। कहने की बात यह है, ठीक है, नहीं, वित्तीय घाटा जो है वो बाजार उधार के 2 गुने से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये हमसे पूछा है कि कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटा जो है वो बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है। ठीक है, इस वित्तीय घाटे का और इस बाजार अनुपात का अनुपात 2 से अधिक आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। देखिए वित्तीय घाटा कितना है, यहाँ 68,000, और यहाँ बाजार का घाटा, बाजार की उधार की बात करें तो बाजार उधार कितना है, 31,000। तो मुझे न बताइए 31,000 का ये दुगुना है या दुगुने से ज्यादा है। तो तुम कहोगे 31 का दुगुना होता है जी 62, और ये 62,000 से ज्यादा है, ये कितना है, 68,800। इसका मतलब क्या है कि 2015 में वित्तीय जो घाटा है ये बाजार उधार के दुगुने से भी ज्यादा है। दुगुने से भी क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल सही है, एक आंसर मिल गया, दुगुने से ज्यादा ये आ गया। फिर अगर इसके बाद देखें तो ये 71 है और ये 44 है। देखिए 44 का दुगुना 88 होता है, तो ये तो दुगुने से कम है, ये तो 71 है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है जी। फिर ये देखिए ये कितना है, 77, और ये कितना है, 31। 31 का दुगुना कितना होता है, 62, और ये कितना है, 77। इसका मतलब दुगुने से ज्यादा है, दुगुने से ज्यादा है तो इसको भी हम ले लेंगे। ये कितना है, 99,000, ये कितना है, 43। 43 का दुगुना कितना होता है, 43 का दुगुना कितना होता है, 86 होता है। 43 का दुगुना कितना होता है, 43 का दुगुना हो जाता है 86, और ये कितना है, 99। इसका मतलब हम इसको भी ले लेंगे, ये भी दुगुने से ज्यादा है। बात करें इसकी, ये कितना है, देखो 114 है, और ये कितना है, 75। इसके 3 बाद के 3 हटा दो, इसके भी बाद के 3 हटा दो, यहाँ बचा 75, यहाँ बचा 114। देखिए 75 का दुगुना 150 होता है, और ये तो दुगुने से कम है, 114 ये है, तो ये भी हमको नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे ही देखो इसके 3 हटा देंगे, इसके भी 3 हटा देंगे, कितना बचा, 68, ये कितना बचा, 80। देखिए 68 का दुगुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 80 तो आएगा ही नहीं, 80 तो बहुत कम है, तो ये भी दुगुने से कम है, इसको भी छोड़ देंगे। तो दुगुने से ज्यादा कितने आए, एक तो ये वाला, एक ये वाला,
एक ये वाला। 3 ऐसे साल हैं जिनमें वित्तीय घाटा बाजार उधार से दुगने से ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं थी कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करने हैं और इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। जब हम बच्चों को अपने बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं, सबसे पहले बेसिक से कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है। बेसिक और फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि बच्चे को बेसिक से समझा के चलें, फिर साथ में उसको शॉर्ट ट्रिक बताएं। इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे से पढ़ाकर चलते हैं, ताकि बच्चा कम से कम 1 साल में अपना फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर सके, और उसके बाद जब वो परीक्षा में बैठे तो उसके पास बेसिक नॉलेज भी हो और एडवांस लेवल की नॉलेज भी हो, ताकि पेपर में कैसे करना है, स्पीड से कैसे करना है, वो भी चीज़ हम सिखा के चलते हैं। और बेसिक आपका क्या है वो भी हम आपको समझाकर चलते हैं, क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो एडवांस लेवल के तरीके इस्तेमाल कैसे करोगे। ठीक है जी। फिर साथ के साथ हम कैलकुलेशन पे काम करवाते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं कि जोड़ घटा तो हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन जब हम ऐसी ऐसी कैलकुलेशन उनको दिखाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो जो बेजोड़ घटा आप सीख के आते हैं वो अलग चीज़ है, पेपर में जो कैलकुलेशन आती है उसको कैसे टैकल करना है वो एक अलग चीज़ है। वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये हमारे पेड कोर्स का मटेरियल है जो आपको फ्री में सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको पेड कोर्स में कराते हैं। फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इनका आप फायदा उठाएं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ गया? वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ा कौन से में? तो अगर बात करें, देखिए 2016-17 की, 2016-17 में वित्तीय घाटा कितना है 71,000, और 2015-16 में कितना था 68,000। तो लगभग कितना बढ़ा है? लगभग 3,000 के आसपास बढ़ा है, ये हम मान सकते हैं। लगभग कितना बढ़ा है? 3,000 के आसपास बढ़ा है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है जी। फिर 2015-16, भाई 15-16 से पहले का तो डाटा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि 15-16 को कंपेयर किससे करते? 14-15 से। 14-15 का है नहीं, तो आंसर ये तो हो नहीं सकता, इसको तो हटा ही दो। ठीक है। 2017-18 की बात करते हैं। अब 17-18 में कितना है? 77,845, और इससे पहले कितना था? 71। तो कितना बढ़ा? तो आप कहोगे देखो जी लगभग 6,000 बढ़ गया। लगभग कितना बढ़ गया? 6,000। 2018-19 की अगर बात करें तो 18-19 में कितना बढ़ा है? देखिए यहाँ था 77, यहाँ कितना हो गया? 99। तो आप कहोगे लगभग देखो जी 22,000 बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो कहाँ बढ़ा है? 2018-19 में बढ़ा है। तो आंसर हो जाएगा 2018-19। तो इसमें भी आपको ना कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगर आप क्वेश्चन पहले से करके गए हो तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितने करोड़ है? बजट घाटा हमें कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। हमसे पूछा है 15-16 से लेकर 19-20 तक, यानी कि यहां तक पहुंचा है। हमें इन सब को जोड़ना है, और औसत निकालने का तरीका क्या होता है? औसत निकालने का तरीका क्या होता है? कुल जोड़ बटे कुल संख्या। सबको मैंने बता रखा, औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो इन सब का यहां से लेकर यहां तक कुल योग कर दो, तो कुल योग कितना बैठेगा? देखिए कैलकुलेशन करने का, जोड़ने का तरीका भी सबको नहीं आता है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए ये कितना है? ये 24,000 है। ये कितना है? 10,000। 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34,000। और ये कितना है? 1,000। 34 और 1 कितना हो जाएगा? 35। और 1 36। 36 और 4,000, ये 36,000 40,000। तो 40,000 तो हमारे पास मोटा मोटा आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनसे छोटी चीजों पर, यानी कि 3 अंक पर। ये 0 है, यहाँ ये कितना है? 9। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 0 है और यहाँ 3 है। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि इसको हम लिखेंगे 1500। ठीक है जी। हमने क्या जोड़ा? 900, 300 और ये 300। 9 और 3, 12 और 3, 1500, ये हो गया। अब ये जोड़ देते हैं दूसरा अंक, यानी कि दहाई का अंक। 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 4 16, यानी कि 160 हो गया ये। अब बचा इकाई का अंक 5, 10, 15, 20, 25। अब इसको जोड़ देते हैं। तो अगर मैं टोटल की जोड़ करूं तो 5, 8, 6, 1, 4, तो टोटल जो है 41,685 आ गया। और कितने साल हैं ये? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे देंगे तो कुल जोड़ बटे कुल संख्या। 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 5 तिया 15, कितना बचेगा? 1। 5 तिया 15, कितना बचेगा? 3। 5 7 35। 8,337 जहां भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। औसत का क्वेश्चन था ये बेसिकली।
ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक जोड़ने का नया तरीका आपको सीखने को मिला होगा जिसे हम वैदिक मैथ कहते हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस तालिका के, क्या क्वेश्चन दिया गया है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितने % है। यानी कि बाजार उधार का जो औसत है उसकी कंपेयर हमें करना है कुल वित्तीय घाटे से और प्रतिशत में आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें बाजार उधार का औसत निकालना है सारे सालों का। औसत कैसे निकलेगा, कुल जोड़ बटे कुल संख्या से। तो औसत निकल जाएगा बाजार उधार का, बटे में जितने भी साल हैं उन सब का वित्तीय घाटे का कुल जोड़ ले लेंगे, यानी कि इन पूरे का टोटल कर लेंगे और गुना 100% का निशान लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बाजार उधार का औसत निकालते हैं, इन सबको जोड़ते हैं और 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देते हैं। देखिए ये आप मोटा मोटा कैलकुलेट करें, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करें। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27, 21 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 27। तो आप 27 तो लिख दें ऐसा। अब आप कहेंगे कितनी जीरो लगाऊं, इनके पीछे जितने अंक बचे हैं उतनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2,70,000। ठीक है जी, मोटा मोटा जोड़ गया। अब इस पे आ जाओ, अब इसको जोड़ो, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22 और पीछे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, 12 और 5 हो जाएंगे 17 और 2 जीरो आ जाएंगी। फिर इससे आगे बात करें, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 7 15, यानी कि 150, ये हो जाएगा 150। इकाई के अंक की बात करें, सब में जीरो है तो जीरो रह जाएगी, वो तो ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 0 5, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 7 और 2 9 और ये आ गया इतना 29,000, सॉरी 2,93,850 आ गया कुल जोड़। अब कुल जोड़ को हमें कुल संख्या से भाग देना है 6 से, तो औसत निकल के आएगा। 6 से अगर इसको भाग दूं, 6 चौक 24, कितना बचेगा 5, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा 49 50, 5 बचेगा। फिर इसके साथ 8 उतार लेंगे, 58 हो जाएगा। 6 नम 54 बचेंगे 4, उसके साथ 5 उतार लेंगे 45 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 3 बचेंगे 6 पंजे 30। तो औसत जो है बाजार घाटे का कितना आ गया 48,975 जो है बाजार उधार का क्या आ गया औसत आ गया। ठीक है जी। तो इसको तो रख लेंगे ऊपर 48,975 को, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा वित्तीय घाटे का टोटल, इस सब का टोटल। अब इस सब का टोटल भी कर लेते हैं। देखिए ये अकेली संख्या ऐसी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका ये एक अलग छोड़ देंगे, ये 1 लाख अलग छोड़ देंगे, बाकी सबके जोड़ते हैं। देखिए 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30, 30 और 8 38, 38, 38 में इधर एक जुड़ेगा। देखिए ये 38 तो ऐसे आ जाएगा और ये एक जो है ये इधर है तो ये यहां पर जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। कितना होगा ये 48, यानी कि 4,80,000। 4,80,000 तो हो गया हमारा मोटा मोटा। ठीक है जी, हो गया। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं 99,000 है, ये कितना है ये 1,10,000 है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, खैर जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसकी बात करते हैं, 8 और 1 9, 9 और 7 कितने हो जाते हैं 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, 25 और 4 29 हो जाएंगे। तो हम इसको जोड़ देंगे, क्या हो गया 25 और 4 29 हो जाएंगे, तो 29,000 ये हो गया हमारा। इसके बाद तीसरा अंक जोड़ेंगे, यानी कि 8 और 3 11 और 8 19, 19 और तीसरा अंक यहाँ 0 है 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे 27 और यहाँ 0 है, तो 2700 हो जाएगा ये। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2700। दूसरा अंक अगर जोड़े हम इधर से पीछे से दूसरा अंक जोड़ें तो 0 है, 5 है, 5 और 4 9 है, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, तो तीसरा अंक अगर जोड़ा तो 25 आ गया,
यानी कि 250। अब रह गया इकाइकांक। इकाइकांक जोड़ते हैं 5 और 5 10। इकाइकांक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अगर इसका टोटल करें 0 6 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, 8 और 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1, तो कितना आ गया 5,11,960। 5,11,960 गुना 100% का निशान। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसे 5 से भाग दूं तो 5 नम 45, तो महारनी जो है 9 बार चलेगी। तो यहीं से आंसर चेक कर लेते हैं। 9 बार आंसर चलेगा तो मेरा ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, इसमें से और इसमें से आंसर हो सकता है। देखिए जब 9 बार महारनी चलेगी तो 9 पंजे 45, बचेगा कितना 9, 5 नम 45, कितना बचेगा 3, इसके साथ उतार लेंगे 9। तो देखिए 5 छक 30, लगभग 6 या 5 बार महारनी चलती दिखाई दे रही है। एक बार तो महारनी चलेगी नहीं, महारनी कितनी चलेगी 5 या 6 बार। ऐसा ही मेरा आंसर का अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है जी। देखिए 3 बचा है, 3 के साथ क्या उतारेंगे 9। अगर 3 के साथ 9 उतार लिया तो 39 हो गया। तो 39 से अगर 5 को भाग देंगे तो 5 छक 30, 5 सते 35। तो आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा बार चलेगा। आंसर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 के साथ अगर 39 है तो महारनी एक बार तो चलने से रही, महारनी चलेगी 1 से ज़्यादा बार। और 1 से ज़्यादा बार आंसर कौन सा दे रखा है, यही एक ऑप्शन है जो दे रखा है। यहाँ पे तो 1 दे रखा है, तो 1 से ज़्यादा बार महारनी चलनी तय है। चाहे वो 4 बार महारनी चले, चाहे वो 5 बार, चाहे 6 बार, चाहे 7 बार, लेकिन 1 से ज़्यादा बार चलेगी। तो इसलिए मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन अगर कई बार आंसर हमारा ऐसा आ जाता कि एक ऑप्शन में दे देता 9.57, एक में दे देता 9.8, एक दस में दे देता 9.7, तब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते, थोड़ा कैलकुलेशन के डीप में जाते। कैसे, 1 0 से 1 0 काट देते, फिर हम लिखते 48, 975, इसके आगे 1 0, ये वाली, और ये आ जाता 51196। ठीक है जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए इसको 3 को बाद में भूल जाते हैं। तो कितना बच गया, ये बच गया हमारा 489/51। इसी से मेरा आंसर मुझे पता चल जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। देखिए 5 नम 45, लगभग कितनी बार महारनी चलेगी 9, और फिर लगेगी दशमलव। ठीक है जी। अब 9 बार महारनी चलेगी तो कितनी चलेगी 51 में अगर 9 की गुना करूँ तो कितना आ जाएगा, 51 में 9 गुना करूँ तो 9 कम 9, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 459, और ये कितना था 489। तो कितना शेष बचेगा, आपको हो गया जी 30 बच गया। कितना शेष बच गया 30, दशमलव लगा के 0 उतार ली। ठीक है। अब 5 से कितनी बार महारनी चलेगी ये बताइए आप कहोगे जी देखो 6 बार महारनी चलेगी तो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो 51 की 6 में गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 बजे 30, कितना हो गया 306 हो गया। ये कितना है हमारा 300 ही है। तो महारनी जो है वो लगभग कितनी बार चलेगी 5 बार चलेगी। तो आंसर 9.5 के आसपास मेरा आएगा। अगर ये डीप पूछता तो मैं आंसर तब इस तरीके से लगाता, लेकिन एग्जामिनर ने मेरे से ऑप्शन जो है दूर दूर दे रखे थे, तो दूर दूर देने की वजह से मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो गया था। जब मुझे ये पता चल गया था कि मेरी महारनी जो है वो 1 से ज़्यादा बार चलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चलो, तो मेरा आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 5 क्वेश्चन कराए हैं, 5 में से बस एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वाकई मुझे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं तो बाकी के 4 क्वेश्चन मैंने अपने स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करते हुए किए हैं। उम्मीद है आप भी परीक्षा में इन तरीकों को कॉपी करेंगे और इन तरीकों को कॉपी करके अपना समय बचाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम तालिका पर लेते हैं। तालिका क्या दी गई है कि दिया गया आलेख 10 शहरों ABCDEFGHIJ में 3 दूर संचार सेवाओं अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्याओं को दर्शाता है। यानी कि जो आलेख दिया हुआ है इसमें अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार के दूर संचार हैं, उनके उपयोग करने वालों की संख्या जो है वो ये दी गई है 400, 500, ये इस तरीके से दी गई है। और ये जो 10 शहर हैं ये कहाँ दिए गए हैं, ये ABCDEFGHIJ। ठीक है। इसमें दे रखा है इस तरीके से। अगर बात करें ए की तो ए में अल्फा यूज करने वाले कितने हैं, अल्फा यूज करने वाले हैं 400। ए में बीटा यूज करने वाले कितने हैं, तो बीटा यूज करने वाले हैं 500। और ए में गामा यूज करने वाले कितने हैं 450। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके शहर में 3 कंपनियां हैं जो आपको दूर संचार प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक जियो होती है, एक एयरटेल और तीसरी मान लेते हैं BSNL। तो उनकी संख्या दी गई है कि शहर ए में जियो इतना इस्तेमाल हो रहा है, BSNL इतना और एयरटेल इतना, इतने लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की तालिका दी गई है।
फिर नीचे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। शहर बी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखते हैं शहर बी। शहर बी में टोटल कितने लोग हैं जो तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा को मिलकर। तो शहर बी की अगर बात करूं तो 500 ये हैं, 600 ये हैं और 400 ये हैं। तो 6 और 4 10 और 5 15, कुल मिलाकर 1500 लोग हैं जो दूर संचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या फिर गामा हो। ठीक है जी। उसके बाद इसने पूछा है शहर एच। शहर एच ये रहा मेरा। शहर एच की बात करूं तो शहर एच में ऐसे कितने लोग हैं जो दूर संचार का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा का। तो ये 500 है, ये 800 है, 8 और 5 13, 13 और 600 कितने हो जाएंगे 1900। तो इसमें कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 1900। हमें ये बताना है ये इससे कितना कम है। तो आप देखोगे ये इससे कितना कम है, 400 कम है। किससे कम है, 1900 से। तो बटे में आ जाएगा 1900। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 प्रतिशत का निशान। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ऊपर बचेगा 400, नीचे बचेगा 19 प्रतिशत का निशान। तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा 2 उतार लेंगे 0 और ये आ जाएगा 19 ही कम 19। तो मेरा आंसर जो है 21 दशमलव कुछ रहने वाला है। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें 21 दशमलव कुछ आंसर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से आपको मैं एक एक चीज़ें लिखकर समझा रहा हूँ। स्पीड से भी आप इसको कर सकते हैं, बस आपको ये फटाफट से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फटाफट से इनको जोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या दिया गया है, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो बीटा और गामा की पूछी है। सारे के सारे 10 के 10 शहर में बीटा और गामा यूज करने वाले यूजर्स जो है, उपयोगकर्ता जो है, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो बीटा और गामा को जोड़ देते हैं। बीटा वाला ये है और गामा वाला ये है, यानी कि हमको ये अल्फा वाला छोड़ना है, बाकी सबको जोड़ दो। सबसे पहले आप लिख लेंगे मोटा मोटा, ये कितना है 500 प्लस ये कितना है 450 प्लस फिर कितना दे रखा है ये 600 प्लस 400 प्लस, ठीक है जी, फिर 500 450, 500 प्लस 450 प्लस 700 और 600, 700 प्लस 600 प्लस, यहाँ तक हम आ चुके हैं 650 और 400, 650 प्लस 400 प्लस, उसके बाद ये 350, ये 450, 350 और 450, फिर इसके बाद देखते हैं 750 और 500, 750 और 500, और फिर आगे बात करते हैं 800 और 600, 800 प्लस 600 प्लस, फिर 450, 650, 450 प्लस 650 प्लस 650 और 800, 650 प्लस 800। ठीक है जी। तो अब फटाफट से हमको इनको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका आप समझिए, देखिए कैसे जोड़ना है। सबसे पहले आप 50 छोड़ दीजिए बाद का और सब चीज़ों को जोड़ दीजिए। मोटा मोटा जोड़ेंगे, जैसे 500 और 400 900, 900 और 600 1500, 1500 और 400 1900, 19 और 5 कितने हो जाएंगे 19 और 5 2400, 2400 और 4 2800, 2800 700 3500, 3500 और 600 कितने हो जाएंगे 4100, 4100 और 600 हो जाएंगे 4700, 47 और 4 5100, 5100 और 300 कितने हो जाएंगे 5400, 5400 और 400 800, 5800, 5800 और 700 6500, 6500 और 500 कितने हो जाएंगे 7000, 7800, 7800 हो जाएंगे। 7800 में 600 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8400, 8400, 8400 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8800, 8800 में 600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 9400, 9400 में 600 जोड़ेंगे तो 10,000, 10,000 में 800 जोड़ेंगे तो 10,800, 10,800 तो ये मोटा मोटा हो जाएगा। फिर 50 जोड़ देते हैं, 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450।
तो 450 आपका ये हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी कि 11,250 जनसंख्या जो है वो टोटल है जो बीटा और गामा को इस्तेमाल करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जोड़ना तो सभी को आता होगा, लेकिन इस तरीके से जोड़ना आपको सीखना है कि आप एग्जाम में अपना समय बचा सकें। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक लिखते हुए इकाई का जोड़ रहे हैं, फिर दहाई का जोड़ रहे हैं, फिर सैकड़े का। अगर हो सके संभव तो आप एग्जाम की स्क्रीन पे ही ऐसे ही फटाफट जोड़ते चले जाएं। जैसे कि मैं जोड़ सकता हूँ कैसे, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24 और 4 28, 28 और 7 35 और 6 41 और 6 41 और 6 47, 47 और 4 51, 51 और 3 54 और 4 58, 58 और 7 कितने हो जाएंगे, 58 और 7 हो जाएंगे 65 और 5 70, 70 8 78, 78 और 600 कितने हो जाएंगे 8400, 8400 में 400 जोड़ेंगे तो 8800, 8800 में 600 जोड़ेंगे तो 9400, 9400 में 600 जोड़ेंगे तो 10,000, 10,000 में 800 जोड़ेंगे तो 10,800। फिर इनके सबके 50-50 जोड़ देंगे, 450 आ जाएगा। टोटल जोड़ के लिखेंगे 11,250। तो अगर आप पे इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहीं का यहीं जोड़ सकते हैं, तो इनको लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आपका समय बच जाएगा। उम्मीद है तरीका आपको पसंद में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है। अल्फा और गामा की पूछी है, यानी कि इस अल्फा को लेना है और इस गामा को, पहले वाले को लेना है और आखिरी वाले को लेना है। और क्या पूछा है, औसत पूछा है। औसत क्या होता है, औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। सबसे पहले आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं कि शहर ए में अल्फा यूज करने वाले हैं 400 और गामा यूज करने वाले कितने हैं 450। फिर बी में कितना है 500 और फिर गामा यूज करने वाले कितने हैं जी 400। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे सी में कितना आ जाएगा 650 और इसके बाद आ जाएगा 450, 450 प्लस डी की बात करें तो ये 800, फिर कितना 600। ऐसे ही अगर बात करें ई की तो ई में कितना है 700 और फिर ई में कितना है 400। फिर इसकी बात करें तो कितना है 600 और अगर इसकी बात करें तो कितना है 450। जी की बात करें तो जी में 400 और ये कितना है 500। बात करें एच की तो ये कितना है 500 और ये कितना है आपका 600। आई की अगर बात करें तो 350 और ये कितना है 650। और जे की अगर बात करें तो 750 प्लस ये कितना हो जाएगा 800। देखिए मैंने सारी चीज़ें आपके सामने लिख दी, हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं साथ के साथ फटाफट, अगर आपकी जोड़ने की कैपेसिटी बढ़िया है। फिर भी मैंने लिख के आपको समझा दिया। तो चलिए फटाफट से इनको हम जोड़ लेते हैं। क्या है 400 और 400 800, 800 और 500 कितने हो जाएंगे 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23, 23 और 4 कितने हो जाएंगे 23 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 23 और 4 हो जाएंगे 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 27 और 8 हो जाएंगे 35, 35 और 6 कितने हो जाएंगे 41, 41 और 7 कितने हो जाएंगे 48, 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52, 52 और 6 कितने हो जाएंगे 58, 58 और 4 कितने हो जाएंगे 58 और 4 हो जाएंगे 62, 62 और 4 कितने हो जाएंगे 66, 66 और 5 कितने हो जाएंगे 71, 71 और 5 कितने हो जाएंगे 76, 76 और 6 कितने हो जाएंगे 76 और 6 हो जाएंगे 82, 82 और 3 कितने हो जाएंगे 85, 85 और 6 कितने हो जाएंगे 91, 91 और 7 कितने हो जाएंगे 98, 98 और 8 कितने हो जाएंगे 98 और 8 कितने हो जाएंगे 10,200, 10,600, 10,600 प्लस फिर 50 जोड़ दें 50, 50 100, 150
150, 200, 200 के बाद 250, 300, 350। तो इसमें 10,600 में कितना जुड़ेगा? 350। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0, 5, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 0 1। तो टोटल हो गया ये हमारा आ गया टोटल 10 के 10 शहरों में अल्फा और गामा का टोटल योग। अब 10 शहर हैं, 10 शहर में कितनी यूनिट है? अल्फा और गामा 2। तो इस तरीके से टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? 20। तो इसलिए हम इससे क्या दे देंगे? 20 से भाग दे देंगे। 0 से कट जाएगी 0, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, बचा 1, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। तो 547.5 आपका सही आंसर होगा। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, जो आपका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो उम्मीद है तरीका आपको समझ में आया होगा। एक एक चीजें मैं लिख को बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते थे, सबका टोटल डायरेक्ट करके लिख सकते थे। कितना? 10,950, उसको भाग देना था 20 से। अब आप सोच रहे होंगे 20 से भाग क्यों दिया? देखिए टोटल शहर तो कितने हैं? 10 हैं, और हर शहर में कितने दूर संचार की बात की गई है? तो दूर संचार कितने हैं? 2 हैं, एक अल्फा है और एक गामा है। एक शहर में 2 हैं, तो 10 शहर में टोटल कितने दूर संचार हो गए? 20 दूर संचार हो गए। तो इसलिए हमने टोटल से भाग दिया। कितने दूर संचार से? 20 से भाग दिया। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा। कुछ नहीं करना था, आपको टोटल करना था, टोटल करके आपको भाग करना था। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में आपको जोड़ करवाना था, इसलिए जो है आपके पेपर में समय ज़्यादा ले सकता है। आप कोशिश करें घर पर ऐसी संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखें और उनको बिना पेन और पेपर के जोड़ कर देखें। अगर आप बिना पेन पेपर के ऐसी संख्याएं जोड़ना सीख गए तो पेपर में चांसेस रहेंगे कि आप और उससे बेहतर करके आएँ और कम समय में करके आएँ। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शहर डी में अल्फा, बीटा, गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या शहर आई में बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात पूछा है। शहर डी में देख लेते हैं। शहर डी में तीनों की संख्या पूछी है, अल्फा, बीटा और गामा। तो डी की अगर बात करूं तो अल्फा, बीटा, गामा 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21। 2100 टोटल यूजर हैं कि हमें शहर डी में। तो शहर आई में हमें क्या देखना है? शहर आई में हमें देखना है बीटा और गामा। शहर आई ये रहा, और शहर आई में बीटा और गामा ये रहे। 8, 6, 4, 10 और 1 11। तो ये कितने हैं? 1100 यूजर। इनका अनुपात हमसे पूछा है, तो अनुपात का निशान लगा दिया। 2 0 से 2 0 कट गई, अनुपात आ गया 21:11, क्योंकि ये नहीं कटने वाले किसी भी संख्या से। तो इनका अनुपात आ गया 21:11। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही रहने वाला है। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी इस क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ और लास्ट क्वेश्चन की। इस ग्राफ के यदि शहर ए में अल्फा और बीटा के उपयोगकर्ताओं की संख्या, शहर ए में अल्फा और बीटा के उपयोगकर्ताओं की संख्या शहर ई में बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है, ये पूछा है। कि शहर ए में अल्फा और बीटा जो यूज हो रहे हैं, शहर ए में अल्फा और बीटा, शहर ए में अल्फा कितना है? अल्फा है 400। बीटा कहाँ है जी? बीटा ये रहा, बीटा कितना है? 500। तो 5 और 4 9, यानी कि अल्फा और बीटा टोटल कितने हैं? 900 है शहर ए में। और ई की अगर मैं बात करता हूं, शहर ई में बीटा और गामा पूछे हैं। शहर ई ये रहा, बीटा ये रहा, गामा ये रहा। तो 6 और 4 10, ये कितने हो जाएंगे? 1050। 1050 पूछा क्या गया है कि शहर ए में अल्फा और बीटा के उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो शहर ई में बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। बस सिंपल ये पूछा है, ना तो ये पूछा कितना अधिक है या कितना कम है, बस ये पूछा है कि शहर ए में जो लोग हैं वो शहर ई के बीटा और गामा का कितने प्रतिशत है। तो गुना 100% का निशान। ठीक है जी। अब हम इसको काटते हैं तो कितनी बार ये कट जाएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 0 से कटेगी 0। ठीक है जी। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 9000, नीचे बच गया 105। कैसे काट दें हम इसको? हम अगर इसको काट के देखें, 9 कम 9, 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 3000।
और ये 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटते हैं इसको, 5 सते 35, 5 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 छंग 30, 600 बार। 7 से इसको काटूंगा, 7 सती 49, 7 8 56, 56 बज गए तो कितने बचे, 4 उतार ली 0, 7 पंजे 35, तो लगभग 85 दशमलव कुछ आंसर मेरा आना चाहिए। कहाँ दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है 85.71, यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका आंसर सही मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको दशमलव लगा के उसके बाद की कैलकुलेशन करनी पड़े। जैसे कि मेरे को पता चला 85 आ गया तो मैं देखूंगा 85 किस में दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 85 दे रखा है, यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी। बहुत अच्छे लेवल का ग्राफ चार्ट ये दिया गया है, आपको ये चीज़ें लगातार प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो कंप्लीट कराता हूँ, आपको इसको देखना है, फिर बाद में इसके क्वेश्चन बिना देखे प्रैक्टिस करने हैं। के सर के साथ तो हमने प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं उनको भी देखना है अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जब मैं करा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहे हैं और आप कर भी पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही क्लास बंद होती है और आप खुद क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, आप पर क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखें, सबसे पहले बिना देखे इन क्वेश्चनों को दोबारा करें, और फिर उसके बाद जो भी बुक आपके पास हो उससे आप अपने ये ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उससे पहले एक बार हम डिटेल में ग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित रेखा आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित रेखा आरेख 2023 में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि ये जो दिए गए हैं ना, ये 25, ये 30, ये 12, ये 18, ये 15, ये प्रतिशत हैं। कक्षा 6 में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 25%, कक्षा 7 में 30%, कक्षा 8 में 12%, कक्षा 9 में 18% और कक्षा 10 में 15%। और नोट करके दे रखा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2200 है। यानी कि हम कह सकते हैं कक्षा 6 में 25% विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब आप कहोगे 25% किसका जी, टोटल विद्यार्थियों का। टोटल विद्यार्थी विद्यालय में कितने हैं, 2200, तो 2200 का 25% तो कक्षा 6 में है, 2200 का 30% विद्यार्थी कक्षा 7 में है, और 2200 का 12% विद्यार्थी कक्षा 8 में है, और इसी तरह 2200 का 18% कक्षा 9 में, और 2200 का 15% कक्षा 10 में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से डाटा आपको दिया गया है। ठीक है जी, अगर हम बात करें, यदि कक्षा 6 में लड़कों तथा लड़कियों का प्रतिशत 6:5 है। अगर हम कक्षा 6 की बात कर लें तो कक्षा 6 में बॉयज और गर्ल्स, इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 6:5, 6:5 ये दे रखा है कक्षा 6 के लड़के और लड़कियों का अनुपात। फिर आगे दिया है कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या तथा कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से कितनी कम है, 50 कम है। यानी कि कक्षा 6 में लड़कियों की जो संख्या है वो कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है। या हम कह सकते हैं कि कक्षा 7 में कक्षा 6 से 50 लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। ठीक है जी, उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 6 में कितने लड़के पढ़ते हैं और कक्षा 7 में कितने लड़के पढ़ते हैं, उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लड़कों की संख्या निकालेंगे, फिर कक्षा 7 में जाएंगे, कक्षा 7 में लड़कों की संख्या निकालेंगे, जो भी आएगी उन दोनों का अनुपात हम निकाल देंगे। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे इस हम ग्राफ का। सबसे पहले ये निकालेंगे कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी हैं कितने। तो टोटल स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, 2200, और 2200 का 25% जो है वो किस में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे कि 2200 टोटल विद्यार्थी हैं, और 2200 का 25% अगर हम बात करें यानी कि 25/100, तो ये विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं जी कक्षा 6 में। यानी कि 22 गुना 25 बच गया आपका। ये विद्यार्थी जो है टोटल कहाँ पढ़ते हैं, ये कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। अभी मैं गुना करके नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें कट जाएंगी। अगर मैं इसको मान लेता हूं 6x और इसको मान लेता हूं 5x, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 11x। कक्षा 6 में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 11x, और यहां से कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी कितने आए, 22 गुना 25। तो हम क्या कर देंगे, हम रख देंगे 11x बराबर कितना रख देंगे, 22 गुना 25 रख देंगे। ठीक है जी, अब 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22,
और x का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 25 की 2 में गुना करेंगे 25 दूनी 50, यानी कि x का मान कितना है, यहाँ से x का मान आ गया 50। x का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास कक्षा 6 के लड़के आ जाएंगे। कक्षा 6 में कितने लड़के हैं ये निकल कर आ जाएंगे। ये कितने हैं जी, 6x हैं, तो 6 गुना 50, तो इसका मतलब है कक्षा 6 में टोटल कितने लड़के हैं, वो हैं जी 300। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने कक्षा 6 के लड़कों की संख्या निकाली है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कक्षा 7 पे। अब उसने मेरे को क्या कहा था, देखो कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा 6 से 50 ज्यादा है, या हम कह सकते हैं उसने हमें कहा था कि कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। अगर कक्षा 6 में कक्षा 7 से 50 कम है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कक्षा 7 में कक्षा 6 से 50 ज्यादा होगी, है नहीं। अगर मेरे पास 50 रुपए कम है और आपके पास 50 रुपए ज्यादा है तो इस बात को दो तरीके से कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि आपकी अपेक्षा मेरे पास 50 रुपए कम है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेरी अपेक्षा आपके पास 50 रुपए ज्यादा है, एक ही बात है। तो या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कक्षा 7 से कक्षा 6 के पास 50 लड़कियां कम है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कक्षा 7 के पास कक्षा 6 से 50 लड़कियां ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां होंगी, सबसे पहले हमें निकालना होगा कक्षा 6 की लड़कियां। कक्षा 6 की अगर मैं गर्ल्स निकाल देता हूं तो कक्षा 6 की लड़कियां हैं 5x, तो आप कहोगे 5 गुना 50। कक्षा 6 में लड़कियां कितनी हैं, कक्षा 6 में लड़कियां हैं 250। और कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या जो है, कक्षा 7 में अगर मैं गर्ल्स निकाल देता हूं तो मुझे पता है कक्षा 7 में इनसे कितनी लड़की ज्यादा है, 50 लड़कियां ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है कक्षा 7 में लड़कियां कितनी है, कक्षा 7 में लड़कियां हैं 300। अब कक्षा 7 की हमारे पास लड़कियां आ गई, ठीक है जी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कक्षा 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या घटा दूंगा तो कक्षा 7 के लड़कों की संख्या मेरे पास आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मुझे पता है टोटल विद्यार्थी स्कूल में 2200 पढ़ते हैं और कक्षा 7 में कितने हैं, 30% है। तो कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी अगर मैं निकाल दूं तो कक्षा 7 के कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 2200 का 30% निकाल देंगे, यानी कि 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 22 तिया 66, 660। कक्षा 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 660। तो कक्षा 7 में लड़के कितने बचे, तो लड़के कितने बचेंगे, लड़के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 660 में से लड़कियां कितनी थी 300, ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 360 लड़के बचेंगे। ठीक है जी। अब मेरे पास में कक्षा 6 के लड़के भी हैं कितने, 300, और कक्षा 7 के लड़के भी हैं कितने, 360, और इनका हमसे अनुपात पूछा गया है। बस मेरे को इनका अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात निकाल देता हूं मैं इधर। कक्षा 6 में लड़के कितने हैं, 300, इसमें है 360, 0 से कट गए 0, 6 पंजे 30, 6 छक 36। तो कक्षा 6 और कक्षा 7 के लड़कों की संख्या का अनुपात 5:6 है, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चन बना के दिखाया है। बाकी एडवांस लेवल पर भी ये क्वेश्चन हो सकता था, कुछ चीजें हमको लिखने से बचना था, वो हम लिखने से बच सकते थे। ये हमको एक्स ना मानते, इनको हम यूनिट मान लेते, डायरेक्ट चीजें कर देते, तो हमारा जो है वो समय भी बच जाता और हम इसको आसानी से क्वेश्चन को कर भी आते। अब आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान तरीके से चीजें समझ में आई होंगी जिस तरीके से मैंने समझाई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इस वीडियो को बैक करके दोबारा भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। थोड़ा सा आसान किस तरीके से हो सकता है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमको पता है कक्षा 6 में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, टोटल कितने हो गए, 11 यूनिट। और हमें यह भी पता है कि कक्षा 6 में जो लड़कियां हैं वे कितने हैं, 2200 का 25% है। अब देखिए टोटल अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, कक्षा ये जो टोटल विद्यालय है, विद्यालय में टोटल परसेंटेज कितनी है, 25, 30, 55, 55 और 10 कितने हो जाएंगे, 65 और 2 67 और 8 70 80 85 95 100, पूरा 100 हो गया। तो यानी कि 100% का मान हमें कितना दे रखा है, 100% का मान 2200 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 2200।
तो कक्षा 6 में कितने प्रतिशत है? कक्षा 6 में है 25%। तो 25% का जो मान है वो कितना आ जाएगा? सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1% का मान जो है वो कितना आ जाएगा आपका? 22। तो 25% का मान हो जाएगा 22 गुना 25। कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी इतने हैं और हमारे हिसाब से कितने हैं? 11 यूनिट। तो इसके बराबर रख देंगे 22 गुना 25 के। तो 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 50 आ गया। तो लड़के तो ये हैं और लड़कियां ये हैं। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का मान 6 गुना 50 यानी कि 300। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान 5 गुना 50 यानी कि 250। तो ये लड़कियां होगी और ये हो गए लड़के। ठीक है जी। इसी तरीके से मुझे पता है 30% विद्यार्थी कितने हैं? किस में है? कक्षा 7 में। 30% कक्षा 7 में है तो 1% का मान कितना है? 22। तो 30% का मान हो जाएगा 22 गुना 30। 22 या 66 यानी कि 660। अब मेरे को पता है गर्ल्स कितनी है? ये कक्षा 6 में लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं? 250। तो कक्षा 7 में लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 250 में 50 जोड़ देंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कक्षा 7 में लड़कियां 50 ज्यादा हैं यानी कि कितनी हो जाएंगी? 300। अब कक्षा 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 660। उसमें से 300 लड़कियां हैं तो बचे कितने? 360 लड़के बच गए। ये क्या हो गए? बॉयज कक्षा 7 में। ठीक है जी। कक्षा 6 में लड़के कितने थे? 300। कक्षा 7 में कितने हैं? 360। इनको काट देंगे तो अनुपात 5:6 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, बेहद आसान तरीके से। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे, बेसिक वाला भी और कैसे यूनिट मानकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला तरीका भी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा टोटल विद्यालय में 2200 स्टूडेंट हैं और टोटल परसेंटेज कितनी है? 100। तो 100% किसके बराबर है? 2200 विद्यार्थियों के। 1% का मान आ गया 22। जब हमारे पास 1% का मान आ जाएगा तो किसी भी क्लास का पूछ ले तो 12% का पूछेगा 12 गुना 22, 18% का पूछेगा 18 गुना 22, 15% का पूछेगा 15 गुना 22। इस तरीके से हम किसी भी कक्षा के टोटल विद्यार्थी निकाल सकते हैं। टोटल विद्यार्थी निकालने के बाद हम उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का निकाल सकते हैं, वो जो भी यहाँ पर दे रखा होगा उसके हिसाब से। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बेहद बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, ये हुई है 20% की कमी। तो 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? हमसे कहा है 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 के टोटल विद्यार्थी लिखो सबसे पहले तो आप। ठीक है जी। तो 2023 में कक्षा 6 के और कक्षा 7 के कुल विद्यार्थी कितने हैं? अभी हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी। क्या कैलकुलेशन करी थी कि 2000, अगर मैं बात करूं 2006 की, कक्षा 6 की, कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी हैं 25%। आपने देखा था टोटल कितने? 25%। 25% का मान कितना है? 22 गुना 25। तो अगर इसकी गुना कर दें 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 यानी कि ये हो जाएंगे 550। तो कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी हैं 550। इसी तरीके से कक्षा 7 की अगर बात करूं, कक्षा 7 में कितने हैं? 660। कक्षा 6 में है, कक्षा 7 में है 660। कक्षा 6 के पता है 550, कक्षा 7 के हैं 660। देखिए पीछे जो कैलकुलेशन की थी उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर भी कर लिया। ठीक है जी। तो टोटल अगर इनको हम जोड़ दें तो 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 के विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 0, 6 और 5 11, हाथ से लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1210। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा है कि कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। यानी कि ये जो टोटल विद्यार्थी हैं ये, और 2024 में कक्षा 10 में जो टोटल विद्यार्थी हैं वे, उनके बीच अंतर ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि 2024 में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, क्या कि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है। इसका हमारे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 20% की कमी हो जाती है।
तो हम देखते हैं कि 2023 में कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी थे कितने। टोटल विद्यार्थी 2023 में कक्षा 10 में कितने थे। तो आप कहोगे 10 पे चलते हैं ये जी 15%। मैंने कहा था 1% का मान है 22, तो 15% का मान हो जाएगा 15 गुना 22, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33। 2023 में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी थे, 330 थे। और 2024 में कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी कितने हो गए। उसने कहा कि टोटल विद्यार्थियों में 20% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई है, 20% की कमी आ गई है। तो अगर 330 का 20% मैं निकाल देता हूं तो कितने की कमी आ गई, 33 दूनी कितना हो जाएगा, 66 की कमी आ जाएगी। यानी कि पहले विद्यार्थी 330 थे, तो इसमें से कितना घटा दो, 66 घटा दो, तो कितना बचेगा, ये 4, यहाँ बचेंगे 2, 6 और 2 में से यहाँ कितने बचेंगे, 2। तो कितने की कमी आ गई है। कमी होने के बाद 2024 में कितने बच गए, 264 विद्यार्थी बच गए हैं कक्षा 10 में। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा है कि 2023 के 6 और 7 क्लास के कुल विद्यार्थी, 2024 के कक्षा 10 के विद्यार्थी, इन दोनों के बीच अंतर निकालो। यानी कि 1210 में से 264 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा कि 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ कितनी बचेगी 0, इधर से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 11 बच गए, और ये कितना बचाएगा 9। तो 946 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 है 946। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई है, 10% की। लेकिन हमसे क्वेश्चन में 6 और 7 के 2024 की कोई बात नहीं पूछी गई। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो 2023 के तो 6 और 7 कक्षा के मिलाकर विद्यार्थी लेने थे, टोटल कितने आ गए थे 1210। और 2024 में कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी, तो 2024 में कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी हमने निकाल दिए, कितने थे 264। और इसका और इसका अंतर हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। तो 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 की हमें कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। और इनके बिना आप अपने पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ये आप मान के चलिए। इन पर आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यानी कि कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या कक्षा 9 में लड़कों की संख्या से 40 कम है। या हम कह सकते हैं कि कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या कक्षा 8 के लड़कों की संख्या से 40 ज़्यादा है। क्योंकि अगर यहाँ x है तो यहाँ x + 40 है, इसका मतलब 40 ज़्यादा है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है जी। मिलाकर लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है 120, कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर। ठीक है जी। सबसे पहले आप ये निकालें कि कक्षा 8 और कक्षा 9 में टोटल कुल विद्यार्थी हैं कितने। सबसे पहले ये निकालेंगे। तो कक्षा 8 की अगर बात करूं मैं, तो 8 में कुल स्टूडेंट कितने हैं, 8 की बात करें तो आप कहोगे 12%। तो 12% क्यों निकालेंगे, तो 12 गुना 22। ठीक है जी। 12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो कक्षा 8 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 264। कक्षा 9 की अगर बात करूं तो 9 में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 18%। तो 18 की गुना कर देंगे 22 में, क्योंकि 1% का मान 22 आया था, तो 18% का मान आ जाएगा 18 गुना 22, 18 दूनी 36, हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 39। तो कक्षा 8 और कक्षा 9 के कुल विद्यार्थी अगर निकालने हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 9 और 6 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6। तो कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 660 हैं। अब कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर कुल लड़कियां कितनी है, 120।
तो इन दोनों में से अगर मैं लड़कियों की संख्या घटा देता हूं 120, तो कक्षा 8 और कक्षा 9 के लड़के बच जाएंगे टोटल। ये आ गए कक्षा 8 प्लस कक्षा 9 के लड़कों की संख्या। भाई कक्षा 8 के और कक्षा 9 के गर्ल्स जो थी उनकी संख्या 120 थी मिलाकर। दोनों में टोटल विद्यार्थी 660 हैं, दोनों में टोटल लड़कियां 120 थी। तो कुल विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां घटा दी, तो दोनों में कक्षा 8 और कक्षा 9 में लड़के कितने बच गए? 800 कितने बच गए? 540 बच गए। अब उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कक्षा 8 में लड़कों की संख्या x है, कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कितनी है? x प्लस 40। तो जोड़ देते हैं, कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या कितनी है? x, कक्षा 9 में कितनी है? x प्लस 40। और ये किसके बराबर है? 540 के बराबर है। 40 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, और x और x जुड़ गए, कितने हो जाएंगे? 2x। इधर बच जाएगा 500। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 से 500 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 250। x का मान आपसे पूछा था, तो ऑप्शन में मेरा का आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है 250। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या दिया गया है क्वेश्चन? कक्षा 6 और कक्षा 9 में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कक्षा 6 के कुल विद्यार्थी कितने हैं प्लस कक्षा 9 के कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है जी। अभी कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थी हमने पीछे निकाले थे, कितने आए थे? कक्षा 9 की बात करें तो 396 थे। कितने थे? 396। और कक्षा 6 की अगर बात करूं तो कक्षा 6 के हमने कहाँ निकाले थे? कक्षा 6 के निकाले थे, कितने थे? 550। ठीक है जी। तो इनका प्रयोग हम करेंगे, बार बार हमको नहीं निकालेंगे। जो चीज़ हमने निकाल दी थी वो हम एक बार में निकालेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितने थे? 650। 650 या 550? 550, माफ कीजिएगा। ये कितने थे जी? 550। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6, 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9। तो कक्षा 6 और कक्षा 9 को मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 946 हैं। फिर कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या भी हमने निकाली थी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 2023 में? 330। कितनी थी जी? 330। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि 6 और 9 को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो कक्षा 10 में तो 330 हो गए, इन दोनों में हो गए 946। तो हम देखेंगे ये कितना ज्यादा है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, पता चल जाएगा। ये बचेगा 6, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। इतने ज्यादा है। ठीक है जी। किससे पूछा है? कक्षा 10 से। तो बटे में आ जाएगा कक्षा 10 330 गुना 100% का निशान, ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी। और कैसे करेंगे आप इसको काट देंगे, 0 से कटेगी 0, ऊपर बच जाएगा 6160 और नीचे आ जाएगा 33। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये कट जाएगा क्या? 11 पंजे, 11 से अगर मैं इसको काट दूं तो 11 तिया 33, और 11 से इसको काटूं तो 11 पंजे 55, कितना बचेगा? 6, 11 6 66। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 560/3। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 ही कम 3 बचे 2, 3 8 24, कितना बचेगा? 2, 3 छक 18, लगभग 186 या 187 आंसर में आपको मिलेगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 187% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये 3 छक 18, फिर 2 बजेगा, फिर 3 छक 18, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हम इसको कह सकते हैं मोटा मोटा 187% लगभग में आंसर हम दे देंगे। हमसे पूछा भी आंसर लगभग में गया है कि लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 187% लगभग अधिक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इस आरेख के। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है? कक्षा 7 और कक्षा 8 के मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 9 तथा कक्षा 10 के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे कक्षा 7 और कक्षा 8 में टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखते हैं, हमने पीछे निकाला हुआ है कि कक्षा 7 और कक्षा 8 का। कक्षा 8 का है 264, कक्षा 8 का कितना है जी? 264 हमारे पास रिकॉर्ड है। कक्षा 7 की अगर बात करें,
कक्षा 7 का भी हमने निकाला होगा, कितना है 660। कक्षा 7 का है हमारे पास 660। तो 7 और 8 को मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 4, 6 6 12, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9। कक्षा 7 और 8 को मिलाकर कुल विद्यार्थी 924 है। 9 और 10 को अगर हम मिला लें, कक्षा 9 प्लस कक्षा 10 को अगर हम जोड़ दें तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 9 और 10 की अगर हम बात करें, कक्षा 9 में विद्यार्थी कितने हैं 396 और कक्षा 10 में है 330। तो 396 और 330 को हम जोड़ लेंगे, 330 और 396 इनको हम जोड़ेंगे तो 6, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना है 726। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इनका अंतर पूछा है हमसे, तो कितना घट के कितना आ जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर 198। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को हम लगातार बेहतर बनाते रहेंगे। जल्द ही आपके लिए और भी प्लानिंग चल रही है, एक दिन में 2-2 क्लास भी हम आपके लिए डालेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतनी प्रैक्टिस करके चलें कि एक वीडियो देखें और 2-3 घंटे आप उस पर दें अपनी बुक से प्रैक्टिस करने में और इस वीडियो के क्वेश्चनों को करने में, ताकि एग्जाम में आप और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चन को करके आ सकें। तो यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।